हेलो डियर स्टूडेंट, आज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि साइंस का है और इसका नाम है भोजन के घटक। तो भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं और उनकी कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आज सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हमें। तो पढ़ना यह है कि हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे कहते हैं? जिन चीज़ों की हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है उन्हीं को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। तो कौन कौन से मुख्य पोषक पदार्थ हैं वो आप लोग याद रख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अलावा भी क्या क्या है? इसके अलावा रुक्षांश और जल भी आवश्यक होते हैं। रुक्षांश और जल के बारे में हम लोग आज के ही वीडियो में कुछ देर बाद पढ़ेंगे। तो आगे है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए एक खाद्य पदार्थ रखा है, तो क्या एक खाद्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन क्या सभी उपस्थित होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जो खाद्य पदार्थ होता है, हर एक खाद्य पदार्थ में सारी चीज़ें उपस्थित नहीं होती हैं, कुछ ही चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई खाद्य पदार्थ है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, इसको हमें प्रयोग द्वारा देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो परीक्षण होता है वो काफ़ी सरल होता है, इसलिए आपके एनसीईआरटी चैप्टर में दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, सीधे पूछता है कि इन सबका परीक्षण कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच कैसे होती है। देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? या तो मंड के फॉर्म रहेंगे या फिर शर्करा के फॉर्म में रहेंगे। तो अगर हम लोग मंड का परीक्षण कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। चलिए फिर मंड का परीक्षण कर लेते हैं। कैसे होगा? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ अथवा कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। मतलब हमें क्या करना है? फूड लेना है, थोड़ा सा फूड की मात्रा लेना है। उसमें क्या करना है? तनु आयोडीन विलयन की 2 या फिर 3 बूंदे डालना है। हमें क्या करना है? इसमें डाइल्यूट आयोडीन डालना है। फिर क्या करना है कि 2 से 3 बूंदे डालना है। खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। जो भी खाद्य पदार्थ में परिवर्तन होगा, क्या वो नीला या काला रंग का हो जा रहा है? अगर वो नीला या फिर काला रंग का होता है तो इसका मतलब कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें मंड उपस्थित है। तो हमें ये देखना है। यहाँ जो बच्चे हैं, एनसीईआरटी का ये फिगर लिया गया है, ये लोग आलू लेकर के इसमें आयोडीन का जो है सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो जो आलू का जो कलर है वो हल्का ब्लैक या फिर ब्लू हो जा रहा है, इसलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मंड उपस्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन का परीक्षण। देखिए जो प्रोटीन का परीक्षण है वो कई साल एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए। देख लेते हैं हम लोग प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करना है। प्रोटीन परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ी सी मात्रा लेना है। तो क्या लेना है? सबसे पहले फूड की मात्रा लेना है। फिर क्या करना है? जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो इसका पेस्ट बना ले अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ये जो खाद्य पदार्थ है इसको हम लोग को पेस्ट फॉर्म में या फिर चूर्ण फॉर्म में लेना है। फिर क्या करना है? खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या फिर मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ फरक नली में डाल दें। इसको हमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। जैसा ये बच्चा लिया हुआ है, इसको टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है इस खाद्य पदार्थ को। फिर क्या करना है? इसमें 10 बूंद जल डालना है। तो हमें क्या करना है? 10 ड्रॉप जो है वाटर ऐड करना है, H2O ऐड करना है। फिर क्या करना है? अब ड्रॉपिट की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है और हमें क्या करना है? कॉपर सल्फेट यूज करना है। फिर क्या करना है? 10 बूंद कास्टिक सोडा डालना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? प्लस कास्टिक सोडा डालना है। ये हमारा हो गया कि हमें क्या क्या मिलाना है। आगे क्या है? अच्छी तरह से हिलाकर परख नली को कुछ समय के लिए रखना है हमें। फिर हमें क्या दिखाई देता है? क्या परख नली का जो पदार्थ है वो बैंगनी रंग का हो गया है? इतना करने के बाद अगर जो परख नली में जो रखा हुआ पदार्थ है अगर वो बैंगनी रंग का हो गया है तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। तो हमें क्या करना है? फूड लेना है, जल मिलाना है, कास्टिक सोडा मिलाना है और क्या करना है? कॉपर सल्फेट मिलाना है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाना है। अगर जो रंग है वो बैंगनी आता है इसका मतलब प्रोटीन है। हमें सिर्फ इतना स्टेप याद रखना है। इसको हम लोग को जितने भी स्टेप दिए गए हैं सबको याद रखना है कि हमें क्या क्या करना है। आगे देख लेते हैं वसा का परीक्षण। तो फैट के परीक्षण के लिए हमें क्या करना है? पहले करना है खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। मतलब हमें फूड लेना है थोड़ा सा।
इसे कागज के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए, ध्यान रखें कागज फट ना जाए। तो हमें क्या करना है, एक कागज ले लेना है, उस पे ये जो फूड है उसको रख करके, इसको ढक करके, इसको क्या करना है, कूटना है। और फिर क्या होता है कि अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए। कागज को हमें सीधा करना है और ध्यान से देखना है। क्या देखना है, क्या इस पर तेल के धब्बे लगे हैं? अगर तेल के धब्बे लगे हैं तो इसका मतलब फैट उपस्थित है। तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर धब्बा इस पे है तो इसका मतलब वसा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ हमारा है उसमें वाटर की मात्रा भी कभी कभी रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग नारियल का यूज कर रहे हैं कि नारियल में फैट है कि नहीं है, तो नारियल में क्या होता है, पानी भी रहता है। तो जो हमारा कागज है उस पर पानी के भी कुछ धब्बे लग जाएंगे, तो हमें तो समझ में नहीं आ पाएगा कि पानी है कि फैट है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा देर तक धूप में रख देते हैं तो जो पानी होता है वो उड़ जाता है, और जो फैट होता है, जो फैट के धब्बे होते हैं वो कागज पे बचे रहते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो है वसा उपस्थित है या नहीं। तो ये आपका हो गया वसा का परीक्षण। आगे देख लेते हैं। देखिए, जो विभिन्न पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमें ये देखना है। तो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि इनमें से कौन ज़्यादा देता है, कौन कम देता है। तो अगर अधिक ऊर्जा की बात करें, अधिक एनर्जी कौन देता है, तो अधिक जो एनर्जी होता है वो हमें फैट देता है। जो फैट्स होते हैं उनसे हमें अधिक एनर्जी मिलती है। और जल्दी एनर्जी किससे मिलती है? जल्दी जब एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। तो यही है वास्तविकता, यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो वसा क्या करता है, हमें अधिक ऊर्जा देता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। यहाँ आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जो ऊर्जा देने वाला भोजन के बारे में अगर पूछे तो ऑप्शन में आपको कार्बोहाइड्रेट टिक करना है या तो फिर फैट टिक करना है। आगे देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो ऊर्जा देने वाला भोजन किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट को। और क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन जो होता है वो कहते हैं हम लोग प्रोटीन को। तो ये आपका हो गया प्रोटीन। आगे है विटामिन। विटामिन जो होता है वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो जो विटामिन होता है उनका जो मेन यूज़ होता है वो होता है रोगों से जो है रक्षा करना होता है। आगे देख लेते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के नामों से जाना जाता है। तो इतने विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं मेनली। और जो विटामिन बी होता है उसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, तो देखिए जो विटामिन बी होता है वो कई प्रकार का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो ये जितने भी विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इन सब का जो नाम है वो भी अलग होता है और इन सब का काम भी अलग होता है, और इन सब की कमी से अलग अलग प्रकार के रोग भी होते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो विटामिन बी होता है उसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ स्रोत दिए गए हैं, विटामिन ए के स्रोत, विटामिन बी के स्रोत, सी के स्रोत हैं, डी के, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। आगे है जो विटामिन ए होती है हमारी आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है, हमें याद रखना है। देखिए जितने भी पॉइंट हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, एज इट इज़ लिए गए हैं, तो जितने भी पॉइंट हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। जो विटामिन सी होता है वो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। आगे है विटामिन डी, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। आगे है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, जिनके बारे में हम लोग रुक्षांश, जब मैंने बताया था तो मैंने कहा था कि हम लोग इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो रुक्षांश जो होते हैं तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रुक्षांश होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जो मुख्यतः ये हमें प्राप्त होते हैं वो
प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, पादपों से ही प्राप्त होते हैं। रुक्षांश के मुख्य जो स्रोत होते हैं वो कौन से? साबुत है, खाद्यान्न है, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। हमें ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे शरीर के लिए कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखना है कि वो होता है रुक्षांश। फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये क्या करते हैं? भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, और रुक्षांश जो होते हैं वो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। तो इनका जो मेन जो काम है वो है शरीर के जो भोजन है उसका आयतन बढ़ाना, और बिना पचे हुए भोजन को ये लोग आसानी से बाहर निकालते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत अधिक पका देते हैं भोजन को, तो वो तो हमें पचाने में आसानी होगा, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हानि हो जाती है। यदि हम लोग भोजन में अत्यधिक जल का उपयोग करते हैं तो कभी कभी जल हम लोग बाद में फेंक देते हैं। तो जब जल फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ खनिज लवण जो होते हैं उनकी हानि हो जाती है, मतलब वो जल के साथ निकल के बह जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो जो विटामिन सी होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसका मतलब पकाने से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो पकाने से नष्ट हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे विटामिन सी। आगे देख लेते हैं। यहाँ एक सारणी बनी हुई है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें दिया गया है कि कौन से विटामिन से कौन सी कमी होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो विटामिन ई जो होती है उससे होती है क्षीणता और दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये जो है आपके रतौंधी के लक्षण हैं। आगे है बेरी जो कि B1 से होता है। देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ गया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने भी बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका अलग अलग जो है, उनकी कमी से अलग अलग रोग होते हैं और अलग अलग उनके लक्षण होते हैं। तो विटामिन B1 से होता है बेरी, जिसमें क्या होता है, पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। आगे है विटामिन सी, जिससे दांतों में स्कर्वी हो जाती है, मसूड़े से खून आता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो जिसके घाव अधिक नहीं भरते हैं उसको जो डॉक्टर होते हैं ना वो रिकमेंड करते हैं विटामिन सी के टैबलेट लेने के लिए। आगे है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। इसमें क्या होते हैं, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। जो अस्थियां होती है वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, तो जो बच्चा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो विकृत टाइप का दिखाई देती है। आगे है कैल्शियम। जो कैल्शियम होती है वो अस्थियां और दंत क्षय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें जो अस्थियां होती है वो कमजोर हो जाती है और दंत क्षय भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। आगे है आयोडीन। जो आयोडीन होता है उसकी कमी से क्या होता है, घेंगा होता है, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गाइटर। इसमें क्या होता है, जो गर्दन में एक ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है। इसका क्या मतलब है, देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती है अगर उनको ग्वाइटर हो जाता है तो जो उनके जो बच्चे होते हैं उनका जो मानसिक विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। आगे है लोह। तो जो लोहा होता है उसकी कमी से हमें एनीमिया होता है, हम लोग इसको भी याद रखेंगे, एनीमिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं अरक्तता। इसमें क्या होती है, जब ब्लड की जो है अधिक से अधिक मात्रा निकलने लगती है जिससे बॉडी में जो होती है कमजोरी आने लगती है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो लौह तत्व होते हैं उनकी कमी से हमें अरक्तता या फिर अनीमिया हो जाता है। आगे देख लेते हैं। देखिए एक आपका टॉपिक दिया गया था अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, इसका ये मतलब है कि देखिए हम लोग खाने में क्या करते हैं, पर्याप्त भोजन तो लेते हैं लेकिन पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। भोजन तो ले रहे हैं लेकिन उसमें सभी पोषक तत्व नहीं है। अगर एक पोषक तत्व की जो लंबी अवधि तक अगर इसकी कमी बनी रहती है तो जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अभाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग भोजन ले रहे हैं, अब भोजन में कैल्शियम की कमी है, बार बार हम लोग जब भोजन लेते हैं उसमें कैल्शियम की कमी है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभावजन्य रोग। ये क्या होता है, एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव में हमारे शरीर के रोग या विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। हमारे शरीर में क्या होती है, रोग या फिर विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो यहाँ से आपका मिल सकता है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ कुछ स्रोत दिए गए हैं, आयोडीन के स्रोत हैं, दूध के स्रोत हैं, लौह तत्वों के स्रोत हैं, तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। आगे देख लेते हैं। ये एक टॉपिक दिया गया था, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है।
इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी आती है। देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में जाने से बचते हैं, तो लोगों में क्या होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। एक चीज़ होता है जो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है, जो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उससे, वो ये है कि लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलती है। सूर्य के प्रकाश पड़ने से हमारे शरीर में विटामिन डी जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, तो हमें ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है फूड के बारे में, या फिर किसी चीज़ का परीक्षण करना हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था भोजन के घटक, इसके अगले चैप्टर में जो अगला चैप्टर है वो आपका है वस्त्र से तंतु, कुछ ऐसे करके ऐसे करके है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।